रेलवे क्रॉसिंग की इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि आपको ये विचलित जरूर कर सकती हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे ध्यान से कि 6 साल का जो मासूम है वो उस रेलवे फाटक के पास से गुजर रहा है। उसके ठीक आगे कहें 1 या 2 कदम आगे आगे एक काले रंग का जो फिगर है वो उस बच्चे के साथ साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पैन होता है और ये जो दोनों लोग हैं जिसमें बच्चा भी है ये अचानक से उस कैमरे से ओझल हो जाते हैं और उसके बाद खाकी वर्दी को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि यही बच्चा जो रेलवे फाटक के सामने से गुजर रहा था उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया है, उसके हाथ पैर को बांधा गया है और बांधकर एक सफेद रंग के बोरे में उसे पैक कर दिया गया है। और ये तमाम चीजें इसलिए की गई ताकि जो बच्चे की जो पैर हैं उसके जो जूते हैं उसे देखकर कोई भी ना पहचान पाए कि जो बच्चा है एक बड़े कांग्रेसी नेता का बेटा है और जानबूझकर उसे खंडर में छुपाया गया था। लेकिन इस पूरी कोशिश में जो सबसे ज्यादा जो शक था वो था कि कोई शायद बाहर का शख्स हो सकता है। लेकिन पैरों तले जमीन तब खिसकती है जब पता लगता है कि किडनैपर हत्यारा कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक सदस्य है जो पुलिस के साथ, परिवार के साथ हर वक्त मौजूद था, उनकी मदद कर रहा था कि किस तरीके से 6 साल के मासूम को ढूंढना है। परिवार के साथ रो रहा था, उनको सांत्वना दे रहा था कि कोई बात नहीं, बच्चा आपको जरूर मिल जाएगा। और इसी बीच एक कॉल आती है और कॉल की दूसरी तरफ से एक मोटी रकम की दरख्वास्त की जाती है और उसकी तरफ से उसमें एक बच्चे की आवाज भी आती है। सिसकती आवाज में वो 6 साल का जो मासूम है अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे बचा लो। अब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी, परिवार को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। यहां पर खाकी वर्दी की चिंता कि अगर गलती से भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बड़े बड़े अफसर इस पूरे केस के लिए लगा दिए जाते हैं क्योंकि इस कातिल और किडनैपर्स तक पहुंचना बेहद जरूरी हो रहा था। हर एक बीतते मिनट के साथ बच्चे की सांसें थम सकती थी। उसके बाद जैसे ही पुलिस छानबीन शुरू करती है और एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है, कहें पूछताछ के लिए उठाती है जिसका चेहरा देखकर जो परिवार वाले हैं, जितने भी लोग उस घर में मौजूद थे, सब हैरान परेशान कि तो कुछ घंटे पहले तक हमारे साथ बच्चे को ढूंढने निकलने वाला था, यहां तक कि पुलिस वालों की मदद कर रहा था। कहीं पुलिस से कोई बड़ी गलती तो नहीं होगी, किसी गलत शख्स को पुलिस ने उठा तो नहीं लिया क्योंकि ये ऐसा शख्स था जो 24 घंटे हमारे साथ रह रहा था। ऐसे में ये शख्स कैसे फोन कर हमारे बच्चे से हमारी बात करवा सकता था, हमारे बच्चे की हत्या करवा सकता था। एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी जब पुलिस खोलकर सामने रखती है परिवार वालों के सामने, तब जाकर परिवार वाले असली कातिल तक पहुंच पाते हैं। और खुद पुलिस भी हैरान परेशान कि एक परफेक्ट क्राइम करने के लिए परिवार के लोगों ने ही एक इस तरीके का जाल बुना कि खुद परिवार वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने कभी इतना ऐसा धोखा कैसे दे सकते हैं। क्या है अंदर की कहानी, तफसील से जानिए। आज डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे इंदौर के हर्ष चौहान किडनैपिंग और मर्डर केस की। और इस केस स्टडी को बताने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि इस पूरे केस को जब आप समझेंगे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस किस तरह से तत्परता से सारे सबूत इकट्ठा करती है और इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट भी फौरन फटाफट इस पूरे केस में फैसला सुनाती है और आरोपियों को फांसी तक दी जाती है। लेकिन अब तक पूरा 1 साल बीतने को है, अब तक इस केस में जो मृत्युदंड दिया गया उसकी आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी उस स्टेप को फॉलो नहीं किया गया। दरअसल बात है 5 फरवरी साल 2023 की। इंदौर में एक जगह है पिगडंबर, वहाँ पर कांग्रेस नेता जितेंद्र चौहान का परिवार रहता है, उनका बड़ा बेटा, उनका छोटा बेटा और उनकी पत्नी। और आज जो किडनैपिंग केस है वो हुआ है उनके छोटे बेटे यानी 6 साल के हर्ष चौहान के साथ।
होता दरअसल ये है कि करीब शाम के 6 बज रहे थे और जो घर के लोग थे वो अंदर बैठे हुए थे। बड़ा बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहा था और हर्ष जो है वो घर में नहीं था। माँ को ऐसा लगता है कि हो सकता है जो बेटा है वो घर के बाहर खेल रहा होगा। अब टाइम हो जाता है 6:30। आधा घंटा बीतने के बाद जो हर्ष की माँ है रंजना, वो सोचती ज़रूर हैं, अपने बड़े बेटे को बोलती हैं कि एक बार जाके भाई को देख कर आ, क्या वो बाहर खेल रहा है कि नहीं। वो फ़ोन में इतना बिजी होता है, गेम खेलने में इतना बिजी होता है कि उस बात पे ध्यान नहीं देता और फिर बाकी रंजना भी अपने काम में लग जाती है। सबको ये लगता है कि हर्ष जैसे रोज़ बाहर निकलता है, छोटे जो बच्चे दोस्त रहते हैं उसके बाहर गली में, उनके साथ खेल रहा होगा, तो उन्हें उस दिन भी यही लगता है कि शायद जो हर्ष है वो कुछ लोगों के साथ या बच्चों के साथ बाहर खेल रहा होगा। समय जो है वो बढ़ता जा रहा था, घड़ी की सुइयां हैं जो बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब जैसे ही करीब करीब 40 मिनट बीत गए, माँ को अब टेंशन हुई और उसने फ़ौरन जाकर बाहर देखा। बाहर जाते ही रंजना को कहीं भी उनका बेटा हर्ष नहीं दिखा। ऐसे में उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने हर्ष हर्ष की आवाज़ें लगाईं। अंदर उनके कुछ रिलेटिव भी मौजूद थे, उनके भतीजे भी मौजूद थे, वो भी बाहर निकल कर आते हैं, वो भी पूछते हैं कि चाची क्या हो गया, और इसके बाद आस पड़ोस में हर्ष की तलाश की जाती है। समय बीतता है और वक्त हो जाता है शाम के 7:30। 7:30 बजे जैसे ही जितेंद्र चौहान यानी कि हर्ष के पिता घर पहुंचते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हर्ष कहीं भी नहीं मिल रहा। और अब पूरी फैमिली जद्दोजहद के साथ, मतलब जितने भी लोग उस घर में मौजूद थे, जो माँ थी, जो पिता थे, जो भाई था बड़ा, इसके अलावा जो कज़न्स वहाँ पर मौजूद थे, जो हर्ष के भैया लगते थे, वो भी मिलकर हर्ष को ढूंढने लगते हैं। आस पड़ोस के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, छत पर देखा जाता है, हर कहीं एक भी गली मोहल्ला, एक भी घर माँ बाप के द्वारा छोड़ा नहीं जाता। लेकिन अब धीरे धीरे जो टाइम था बीतता जा रहा था, माँ बाप की धड़कनें बढ़ रही थी। उनका छोटा सा बेटा 6 साल का बच्चा गायब था, कहीं मिल नहीं रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही थी। और तभी करीब 8 बजे के आसपास एक कॉल आता है और कॉल पर जैसे ही जो पिता हैं जितेंद्र चौहान, वो उस कॉल को जब रिसीव करते हैं, उसे उठाते हैं, तो उधर से एक आवाज़ आती है, पापा पापा, और बड़ी सशक्ति और बड़ी ही रोती हुई वो आवाज़ थी। वो समझ जाते हैं कि दूसरी तरफ कॉल पर कोई और नहीं, उनका 6 साल का बेटा हर्ष है। और फ़ौरन वो अपने बेटे से बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि बेटा तुम कहाँ पर हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें फ़ौरन लेने आता हूँ। लेकिन तभी जो बेटा था उसके हाथ से अब फ़ोन छीन कर कोई और ले लेता है और उधर से भारी आवाज़ में जितेंद्र चौहान से कहा जाता है कि अभी तुमने तुम्हारे बेटे की आवाज़ सुनी है। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए 4 खोखे यानी कि 4 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करो, जल्द से जल्द। अब इस बात पर जो जितेंद्र थे वो हिम्मत कर पूछने ही वाले थे कि आप मुझे जगह बताओ, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूँगा, कैसे भी इंतज़ाम करूँगा, लेकिन तभी जो है कॉल कट जाता है। अब होता ये है कि किडनैपर्स ने अब तक कॉल कर दिया था, रैंसम मांग लिया था, मतलब फिरौती मांग ली थी 4 करोड़ की, लेकिन लोकेशन नहीं बताई थी कि जितेंद्र को वो पैसे लेकर कहाँ पर आने हैं। अब यहाँ तक जो जितेंद्र है, जैसे वो फ़ोन काटते हैं, वो अपनी वाइफ को बताते हैं, घर में सबको बताते हैं, सबकी हालत ख़राब, हर कोई परेशान होता है कि जो बच्चा है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब क्योंकि एक छोटा सा बच्चा किसी के गिरफ्त में चला गया है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, तो माँ की हालत और ख़राब होती है। और ये सब जो जितेंद्र के चाचा थे वो ये सब चीज़ें देख रहे थे और वो फ़ौरन कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पुलिस को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमें उन किडनैपर्स को कैसे भी करके हमें अपने बच्चे को बचाना है उन किडनैपर्स से। अब जो चाचा थे जितेंद्र के, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, किशनगंज थाना पड़ता है वहाँ पर, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ बताते हैं कि उनका जो बेटा था वो करीब 6 बजे के आसपास से गायब है, उनका बच्चा उनके घर का। और उन्हें इस बारे में करीब 6:40 या 7 बजे के आसपास पता लगा, जब उन्होंने बाहर जाकर देखा कि बेटा अभी तक घर पर नहीं है। अब पुलिस को एक केस मिलता है, पुलिस को पता लगता है कि 6 साल का बच्चा गायब है, वो भी किसका, कांग्रेस नेता का, जिसका उस एरिया में, सोसाइटी में बड़ा धाक है। अब पुलिस भी फ़ौरन एक्टिव होती है, बड़े बड़े अफसर लगा दिए जाते हैं, एक बच्चा गायब है, मिल नहीं रहा। माँ से पूछा जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कि आपने आखिरी बार बच्चे को कब देखा, वो आपके साथ था, लास्ट टाइम कब था। तो इस पर माँ अपना इनपुट देती हैं, बताती हैं कि देखिए करीब 5 बजे के आसपास मैंने चाय बनाई थी और अब सबको चाय दी थी, यहाँ पर मेरे भतीजे भी बैठे हुए थे, उनको भी चाय दी थी। और इसके बाद जो हर्ष था वो बाहर चला गया और मुझे लगा वो बाहर खेल रहा होगा, मैं अपने काम में लग गई। और फिर करीब 6:30 के आसपास जब मुझे नहीं मिला तो मैंने बाहर जाकर देखा और तब से हर्ष जो है गायब है। तो आप ये समझ लीजिए 5 बजे के आसपास से हर्ष गायब है। अब ये जानने के बाद पुलिस को लगता है कि करीब करीब 2 घंटे उधर बीते और 3 घंटे इधर, टोटल आप समझिए 5 घंटे हो गए थे हर्ष को गायब हुए और फिरौती की कॉल भी आ गई थी। तो ऐसे में 4 करोड़ की रकम सबसे पहले पुलिस
पुलिस ने जो प्लानिंग की वो ये देखी कि देखिए 4 करोड़ की रकम कोई मामूली रकम नहीं है। इतनी कोई रकम माँग रहा है तो हो ना हो उसको घर की कंडीशन पता है, उसे ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा रईस हैं। एक किडनैपिंग ये होती है कि मान लीजिए कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा स्टार है जिसका हर किसी को पता है कि उसके घर में इतने पैसे होंगे, वो तो करोड़पति होगा, तो किडनैपिंग हो गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मिडिल क्लास आते हैं लेकिन उनके पास भी शोहरत होती है, कुछ हद तक उनकी भी पहचान होती है, जैसे कांग्रेस नेता थे, पर उनके घर में कितना सोना है, कितने पैसे रखे हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ये किसी करीबी को ही पता हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस ने ये जानना चाहा कि आपके घर में इतने अगर पैसे हैं या किसी को लगता है कि आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हो, आप 4 करोड़ का इंतज़ाम कर सकते हो, तो हो ना हो वो कोई करीबी है, तो आप सबसे पहले मुझे अपने घर के बारे में बताइए, अपनी लिस्ट दिखाइए। ये बताइए कि क्या आप पर किसी का उधार है या किसी ने आपसे उधार ले रखा है, किसी भी शख्स के साथ आपकी दुश्मनी है, कोई विवाद चल रहा है, किसी पार्टी, विपक्षी पार्टी के द्वारा आपको किसी पर शक है, सारी डिटेल्स निकाली जाती हैं। और इधर जो हर्ष चौहान यानी जो बच्चा गायब हुआ था, उनके जो पिता जितेंद्र हैं, उनका एक छोटा सा बिजनेस भी था, तो उसमें भी पुलिस ने जानना चाहा कि क्या इसमें भी आपका कोई विवाद चल रहा है, आप सारी मुझे डायरी दिखाइए, हर चीज़ें दिखाइए, हम फुल तफ्तीश करेंगे और ये जानना चाहते हैं कि आपके घर से क्या किसी का भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी विवाद है कि नहीं है, क्योंकि हमें डाउट है कोई रंजिश का मामला है, कोई आपसी बंदा आपके इस पूरे केस में शामिल है। तो पुलिस पूरा खाका तैयार करती है, ट्रेसिंग पर लगाया जाता है फ़ोन को, और तो और अब देखिए पुलिस जो पूरी रणनीति बनाती है, जो पूरी प्लानिंग करती है, उसमें सबसे अहम पॉइंट्स क्या रहते हैं। सबसे पहले कि आखिरी बार हर्ष को किसने देखा, तो माँ से इनपुट लिया जाता है, माँ अपना इनपुट दे देती हैं। इसके बाद अपहरण, क्योंकि किडनैप हुआ था तो रंजिश की कहानी पूछी जाती है, पिता के कॉल्स देखे जाते हैं कि आज से पिछले हफ्ते तक, मतलब जिस दिन किडनैपिंग हुई उससे 1 हफ्ते पहले तक क्या किसी का ऐसा कॉल आया, कोई भी ऐसी चीज़, कोई लड़ाई हुई, ये भी पुलिस को नहीं मिलता। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगता है, ये भी पुलिस को पता लग जाता है कि हाँ जितना भी उनके पास है वो कुछ करीबियों को ही पता लगा होगा। इसके अलावा गांव भर में जब खबर फैलती है तो हर एक शख्स से पूछा जाता है, हर एक घर में जाकर पूछा जाता है, वहाँ भी कोई इनपुट पुलिस को नहीं मिलता। अब यहाँ से पुलिस को भी डर लगना शुरू होता है इस पूरे केस में, क्योंकि हर गली मोहल्ले तक, एक जो कांग्रेस नेता है उनके जब बेटे गायब हुए तो हर गली मोहल्ले तक खबर फैलती है, हर किसी में डर का माहौल होता है, और सबसे बड़ा डर यही होता है कि किडनैपर्स बेटे को मार ना दे। क्योंकि अगर कोई किडनैपिंग केस होता है, बच्चे का केस है, मीडिया में खबर आ गई है, तो किडनैपर्स एक्टिव हो गए होंगे, पुलिस तक केस चला गया, पहली धमकी ये दी गई थी कि अगर पुलिस तक जाओगे तो बच्चे को मार दिया जाएगा, तो पुलिस के मन में भी ये डर था कहीं हर्ष के साथ कुछ गलत ना कर दें वो किडनैपर्स। लेकिन अब इतनी सारी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगालती है, जो इस जगह उनका घर था वहाँ पर बाकायदा सीसीटीवी खंगाला जाता है, उन जगहों को देखा जाता है, और फिर पुलिस को कुछ चीज़ें देखती हैं। जैसा शुरुआत में आपको दीपक ने एक तस्वीर दिखाई थी, उसे एक बार दोबारा देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये आपको 5 फरवरी की तारीख दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेलवे क्रॉसिंग है, कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और तभी साइड से एक छोटा बच्चा आते हुए दिखाई दे रहा है, और बगल में उसके एक और लड़का उसके साथ चल रहा है जिसने ब्लैक रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। वो थोड़ा सा जो लड़का है वो बड़ा है, और ये दोनों उस रेलवे क्रॉसिंग के सामने से गुजर रहे हैं और काफ़ी लंबा आगे तक जाते हैं। फिर कैमरा पैन होता है, वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद दोनों दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अब थोड़ी देर अगर आप और रुकेंगे तो ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके पास से एक सिर आपको फिर से दिखाई देगा, वो उसी लड़के का है जो हर्ष के साथ जा रहा है। और थोड़ी देर जब और गुजरेगी तो हर्ष भी छोटा सा, बिल्कुल बच्चा है, वो बिल्डिंग के पीछे छुप भी गया है, तो हल्का सा उसका सिर भी दिखाई देता है। यही फुटेज पुलिस के हाथ लगती है, और पुलिस को लगता है हो ना हो इसमें हमें क्लू ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि माँ ने जो टाइमिंग बताई थी कि हर्ष 5, सवा 5 के आसपास बाहर गया था और अब तक लौटा नहीं, तो उसी के इर्द गिर्द सीसीटीवी खंगालना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया और उनको पहली फुटेज मिली। अब इस फुटेज में पुलिस ने को डाउट था कि बच्चा हर्ष है भी कि नहीं, तो फ़ौरन उनके पिता को ये फुटेज दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि जो बच्चा छोटा सा गुजर रहा है आप इसको पहचान सकते हैं। पिता देखते ही बोल देते हैं ये कोई और नहीं, मेरा बच्चा है, इसने जो टी शर्ट पहनी है, जो इसके कपड़े हैं वो भी हम पहचानते हैं, और ये साफ तौर पे हमारा बच्चा हर्ष है। अब पहली बार पुलिस को एक क्लू मिला एक सीसीटीवी के ज़रिए कि जो हर्ष है वो किसी आदमी के साथ जा रहा है। अब ये आदमी था कौन, ये जो लड़का जिसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, जिसके साथ हर्ष बड़े आराम से जा रहा है, ये है कौन? क्योंकि पहली नज़र में जब फुटेज देखी गई तो पुलिस को कहीं से भी ये किडनैपिंग नहीं लग रही, क्योंकि कोई भी फोर्स के निशान नहीं दिख रहे, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं दिख रही, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि हर्ष को कोई हाथ पकड़ कर ले जा रहा हो, हर्ष को कोई घसीट कर ले जा रहा हो, किसी कार में उसे ज़बरदस्ती डाला गया हो। ऐसा लग रहा है वो किसी जानकार के साथ बड़े ही आराम से चलता जा रहा है। अब
पुलिस उसके बारे में जब पता लगाने की कोशिश करती है तो एक और कहानी पुलिस को समझ में आ जाती है। जैसे ही जो हर्ष के पिता हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि देखिए आपका बच्चा तो आपने पहचान लिया, साथ में जो लड़का चल रहा है क्या आप इसको पहचान सकते हैं, इसके बारे में आपको कोई इनपुट है? तो जो पिता हैं, जो जितेंद्र चौहान है, बड़ी गौर से देखते हैं, कई बार उस क्लिप को देखते हैं और देखते ही बोलते हैं ये तो ऋतिक है। अब जैसे ही ऋतिक के बारे में एक वर्ड सामने आता है, ऋतिक, पुलिस पूछती है कौन है ऋतिक, तो बताते हैं कि वो उनका भांजा है, यानी उनकी बहन का बेटा है और वो उनके बेटे के साथ आखिरी बार दिखाई दे रहा है। अब पुलिस फ़ौरन जो ऋतिक पर डाउट करती है कि हो ना हो इसका आपके बेटे की किडनैपिंग में कोई ना कोई हाथ तो है, कुछ ना कुछ तो इसका झोल ज़रूर है। लेकिन इसके बाद जो माँ थी, रंजना थी, जो हर्ष की माँ थी, और जो उनके पिता थे, दोनों मना करते हैं कि नहीं, ये हमारे घर का काफ़ी करीबी है, उस दिन भी हमारे साथ था, आपने खुद देखा किस तरह से हर्ष को ढूंढ रहा है, बेचारा रो भी रहा है, सब कुछ तो सारी तरह से वो हमारी हेल्प भी कर रहा है, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस को पता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, और इसके बाद फ़ौरन उसी रात को ऋतिक को उसके गाँव से उठाया जाता है, उसको पूछताछ के लिए लाया जाता है, और जब उससे पूछा जाता है कि बताओ हर्ष कहाँ पर है, ऋतिक पहले कोई जवाब नहीं देता। लेकिन पुलिस जब अपनी खातिरदारी करती है, अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, तो वो बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो हर्ष को विक्रम को सौंप दिया है। और इसके बाद एक और नाम सामने आता है, विक्रम। इसके बाद हर्ष पुलिस को बताता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैंने तो हर्ष को ले जाकर, जो आपने फुटेज देखी उसके बाद मैंने उसे विक्रांत को सौंप दिया था। अब आप सिर्फ विक्रांत से पूछे कि आखिर हर्ष कहाँ पर हो सकता है। अब पुलिस के पास पहली बार एक और नाम आता है जिसका नाम है विक्रांत। पुलिस अब ये जानना चाहती है कि विक्रांत कौन है, विक्रांत के साथ इनकी क्या दुश्मनी है और विक्रांत ने उस बच्चे का किडनैप क्यों किया। और फिर पुलिस को इनपुट मिलता है कि विक्रांत जो है वो एक होटल में छिपा हुआ है, उसके नंबर को सर्विलांस पर डाला जाता है, लोकेशन निकाली जाती है और उस होटल तक पुलिस पहुंच भी जाती है, क्योंकि जो विक्रांत की गाड़ी थी, जो कार थी, वो उसी होटल के पास पुलिस को मिलती है। पुलिस जैसे ही होटल में पहुंचते हैं, वहाँ तस्वीर दिखाई जाती है कि क्या इस बच्चे को आपने देखा। रिसेप्शन पर जैसे पूछते हैं पुलिस कि आपने इस बच्चे को देखा, कोई लेकर आया था, तो जो काउंटर पर मौजूद थे, जो रिसेप्शनिस्ट थे, वो बोलते हैं कि हाँ सर, ये बच्चा एक आदमी के साथ यहाँ पर आया था और उनका रूम नंबर ये है। पुलिस को पहली बार राहत की सांस मिलती है कि चलो बच्चा हमें मिल गया। फ़ौरन उस रूम में पहुंचते हैं, रूम का दरवाज़ा नॉक किया जाता है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर पुलिस को दिखता है विक्रांत। लेकिन पुलिस आसपास जब नज़र दौड़ाती है तो कहीं पर भी हर्ष नहीं दिखता। अब ऐसे में पुलिस को जब जो पारा है पुलिस का फिर से चढ़ता है और अब बारी आती है विक्रांत की और उससे पूछने की कि आखिर उसने हर्ष के साथ क्या किया, उस रूम में अगर विक्रांत है तो हर्ष कहाँ गया। और इसके बाद फिर वो जो कहानी बताता है वो इतनी ज़्यादा खौफनाक है जिसे सुनने के बाद जो इंदौर पुलिस है उसके भी पसीने छूट जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि वो किस तरह से अब हर्ष के माँ बाप को फेस करेंगे। पूरे केस में जो पुलिस को लगा कि जब वो होटल पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब ये पूरा मामला सुलझ चुका है, जल्दी ही जो हर्ष है वो कमरे से बरामद कर लिया जाएगा, परिवार को बच्चा सौंप दिया जाएगा और एक जो पुलिस है पुलिस की वाहवाही होगी। लेकिन जब कमरे में दाखिल पुलिस होती है, आसपास नजरें दौड़ाई जाती हैं, कहीं पर भी हर्ष नजर नहीं आता है। पुलिस को लगता है कि अब कहीं किसी तीसरे शख्स को बच्चा ना सौंप दिया गया हो और फिर से उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो पुलिस तमतमाए अंदर घुसी थी होटल के कमरे के अंदर, वहाँ सबसे पहला सवाल कि मासूम कहाँ पर है। अब यहाँ पर ये जो जनाब हैं ये इनको लगता है कि अचानक से पुलिस कैसे आ गई अंदर। मैं तो बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ अच्छी जगह छुपा हुआ था, पुलिस यहाँ तक कहीं पहुँच ही नहीं सकती। वो पहले रोना धोना शुरू करता है, कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर पुलिस अपनी खातिरदारी करती है और बताती है कि देखो बहुत हो गया, हम बहुत दूर से आए हैं, ज़्यादा अब छकाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि सर आपको मुझे मारना है मार लो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस वाले कहते हैं अरे तुमने तो पैसे मांगे थे ना, तुम्हें 4 करोड़ रुपए चाहिए थे, उसके बाद अगर तुम कुछ चीज़ें करनी होती तो पैसे का इंतजाम तो हो भी क्या है, तुम्हें फ़ोन पे बता भी दिया गया था, तो तुमने बच्चे को सच में मारा या झूठ बता रहे हो। वो कहता है कि सर पैसे मिले या ना मिले, क्योंकि बच्चा जो था उसने हमारा चेहरा देख लिया था, वो बाद में जाकर हमारी ये सारी बातें बाहर अगर बता देता तो हमारी बदनामी होती और हो ना हो हमें जेल भी हो सकती थी। तो हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि अगर पैसा मिले या ना मिले हमें बच्चे को मारना है। पूछा जाता है कहाँ है बच्चा और कैसे मारा।
तो कहता है सर, और इतनी इत्मीनान से वो बताता है कि मैंने उस बच्चे को मौत के घाट उतारा। ये जो विक्रांत है ये बार बार कहते हैं कि मैंने उससे, सबसे पहला उसने कहा कि मैंने सर उससे गला घोटा और उसकी मुंह पर कपड़ा ठूस दिया था ताकि जो उसकी चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ है वो कहीं किसी भी तरीके से बाहर ना जाने पाए। तो पूछती ठीक है लेकिन कहाँ है बच्चा, कहाँ है? अब वो जानबूझकर अभी भी ये जो लास्ट लोकेशन है बच्चे की वो नहीं बता रहा था। फिर कहता है कि सर आप मत मारिए मुझे, अब मैं आपको सारी चीज़ें खुलकर बता देता हूँ। वो एक पुलिया, एक पुराना पुलिया था उस इलाके में। वहाँ कहता है कि मैंने उस इलाके में एक बोरे के, सफ़ेद रंग का जो बोरा है उसके अंदर बॉडी को छुपाकर उस पुलिया के नीचे फेंक दिया है। और कैसे जाया गया तो उसने कहा कि मैं एक गाड़ी में लेके गया था, इनोवा की गाड़ी थी, उसमें बैठाया और उस लाश को वहाँ पे जाकर फेंक दिया। पुलिस जब उस पुली के पास पहुंचती है, जब उस बोरे को खोला जाता है तो दिखाई देता है कि जो बच्चे के जो पैर थे उसे बांधा गया था, हाथ को भी बांधा गया था। जो मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद काले रंग की जो मोटी टेप आती है उससे उसका जो मुंह था वो बंद कर दिया गया था, या इस तरीके से चिपका दिया था कि बच्चा चाह कर भी मुंह ना खोले। और उसके बाद इन लोगों ने उसका गला दबाया था। अब ये पहली बार इस पूरे केस में बच्चे की बॉडी मिल चुकी थी और जो बच्चे की मौत हुई थी उसे लेकर एक कबूलनामा भी था, लेकिन कबूलनामे से केस नहीं जीते जाते हैं कोर्ट के अंदर। अब पुलिस का जो काम था कि किस तरीके से पता लगाया जाए, सबूत और साक्ष्य जुटाया जाए। तो ऋतिक जो बच्चे को लेकर जो फाटक के पास से जा रहा था वो लड़का जो घर पर उस रोज चाय भी पी रहा था, और जो ये विक्रांत है जिसने बच्चे को मारा, इनकी पूरी कुंडली खंगालने की बारी थी। तो सबसे पहली लीड जो इन्हें मिलती है जो विक्रांत और ऋतिक के बीच में, जहां पर ऋतिक 24 घंटे उस घर में क्या हो रहा था एक एक जानकारी विक्रांत तक पहुंचा रहा था, जिसमें उसने एक बयान जो हमारे हाथ लगा है उसमें उसने ये कहा है, ऋतिक विक्रांत को कह रहा है पुलिस आ गई है नाना, सब पतो चल गया है, बेटा संभल कर जाए, पुलिस केस हुआ है, तू काम कर अपना जल्दी। ये जो बातें हैं ये एक तरीके से वार्निंग था, एक तरीके से बताने की कोशिश थी कि उस घर में उस घर वालों ने जब फ़ोन के लिए जब उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपए चाहिए तो 4 करोड़ रुपए इंतज़ाम तो कर ही रहा था परिवार, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो सबको पता चल गया है, मतलब पुलिस को भी पता चल गया, तू जल्दी कर। अब इस जल्दी से कहने का क्या मतलब, क्या उस बच्चे को वो उसी वक्त मारना चाह रहे थे, ये चीज़ें पुलिस खंगाल रही थी। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी जो कहानी थी कि क्यों मारना था और ये जो सारा इंतज़ाम इन्होंने किया कैसे। तो देखिए विक्रांत ने कहा कि देखिए जो उस रोज जिस रोज किडनैपिंग हुई उस रोज वो दोपहर के 12 बजे एक हार्डवेयर दुकान में जाता है, वहां पर एक नायलॉन की रस्सी लेकर आता है, जो पतली और डोरी होती है जिसमें कपड़े बांधे जाते हैं, वो वाली डोरी लेके आता है, मुंह पर लगाने वाला टेप लगा के लेकर आता है। ये दरअसल जो हार्डवेयर की दुकान में अगर आप देखते हो जो काले रंग की जो टेप आती है उस बांधने के लिए, गाड़ियों में बांधने के लिए, या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान जो आपको घर पे फिट ठीक करना हो, वायर पे बांधने वाली जो टेप्स होती हैं वो सारी टेप्स का इंतजाम करके लेके आता है। अब क्योंकि सामान तैयार था, अब बारी थी कि अपने शिकार को किस तरीके से शिकार किया जाए। इसके लिए ऋतिक उनके घर पर जाता है शाम को, वहां पर उस घर पर बैठकर चाय पीता है, उस घर की चाय पीता है जिस घर के बेटे को उन्हें किडनैप करना था। उसी के माँ के दिए हुए हाथ को पहले चाय पीने के बाद उस बच्चे को बहलाता है, फुसलाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बढ़िया खाना खिलवाता हूँ, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चॉकलेट दूंगा। मासूम नादान, अब क्योंकि बच्चे को ये सिखाया जाता है कि किसी बाहर वाले पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन घर में बैठे भेदी को या भेड़िए को पहचान पाना कोई घर वाला नहीं सिखा सकता। और इसी गलती की वजह से, परिवार की गलती की वजह से, ये जो परिवार सिखा नहीं पाया, ये परिवार की भी गलती नहीं है। जो भक्षक या जो भेड़िए हमारे आसपास ही हमारे बीच में रहते हैं वो पहचान में नहीं आते, कुछ इसी तरीके का काम ऋतिक ने किया। ऋतिक उस बच्चे को बहला फुसला कर और उसने इस बात का ध्यान रखा कि घर पर कहाँ सीसीटीवी लगे हैं, रास्ते में कहाँ सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन जो फाटक था रेलवे फाटक, उस फाटक पर
उसने शायद नज़रअंदाज कर दिया कि दूर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसे ये लग रहा था कि अगर वो रेलवे फाटक को क्रॉस करेगा तब ना वो सीसीटीवी कैमरे पे आएगा, सामने से गुजर जाएगा तो किसी को नज़र नहीं आएगा। इस तरीके की प्लानिंग थी। इसके बाद वो वहाँ पर उस बच्चे को लेकर जाता है और सीधा विक्रांत को हैंड ओवर कर देता है। अब विक्रांत यहाँ पर 10 रुपए का जो डोरी लेके आया था उससे उसको फौरन इसको हाथ पर बांधता है और फोन लगाकर उसके पिता को कहता है कि बात करो अपने बाप से। जो बच्चा है 6 साल का, वो अपने पापा से पापा पापा कहता है, सिसकती आवाज़ में बात करता है और कहता है कि उसे बचा लिया जाए और फ़ोन छीन कर कहा जाता है कि 4 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर दिया जाए। अब इस पूरे केस में जो बच्चा है उसे किडनैप करके रखा गया है, यहाँ पे फ़ोन भी कर दिया गया है। अब क्योंकि इतने बड़े कैश को संभालना, एक किडनैपिंग को संभालना, ये जो विक्रांत है ये अपने छोटे भाई को भी कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हम दोनों की लाइफ बन जाएगी, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। इसके लिए वो अपने एक छोटे भाई को भी उस पूरे केस में मिला लेता है और कहता है कि उसका वो भी नाबालिग है, उसे मिलाकर कहता है कि तुम्हें इस किडनैपिंग वाले केस में मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब ये क्या करते हैं, रास्ते में चलते चलते, अब क्योंकि उन्होंने फ़ोन कर दिया था, उन्हें लग रहा था कि पुलिस उन्हें कभी भी ट्रेस कर सकती है, तो सिम निकालकर उस सिम को ये लोग दांत से चबा लेते हैं। बैल बुद्धि थे, क्योंकि उसको तोड़ देते तो शायद काम हो जाता, लेकिन इन्हें लगा कि कोई पुलिस इन्हें पकड़ सकती है, तो दांत से चबा चबा कर इन्होंने उसे किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया। फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया, फ़ोन को भी उन्होंने उठाकर कहीं पर फेंक दिया, इस उम्मीद में कि पुलिस उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। इनका सिर्फ एक काम था कि अगर परिवार पैसों का इंतजाम कर लेता तो ऋतिक उस घर में बैठा हुआ था, वो इसकी जानकारी विक्रांत तक पहुंचा देता और उसके बाद वो सोचते कि आगे किस तरीके से परिवार से को कांटेक्ट कर कर पैसे अपने पास लेकर आने हैं। अब इस पूरी कड़ी में पैसों का इंतजाम तो हुआ नहीं, लेकिन पुलिस बहुत जल्द इन तक पहुंचने वाली थी और इसलिए ये उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बच्चे की बलि दे दी और बच्चे की बलि इस तरीके से दी कि पुलिस इन्हें इन तक कभी भी पहुंच ही ना पाए। अब ये पूरा मामला जब कोर्ट में जाता है, क्योंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, अब जब जैसे ही पूरा मामला कोर्ट में जाता है, बेशर्म निर्लज ये लोग जाकर क्या कहते हैं कोर्ट में कि माई बाप हम तो बहुत गरीब घर से हैं, पहला क्राइम किया है हमने, आप हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम अपना गुनाह भी कबूल कर रहे हैं, गरीब हैं, पहला क्राइम है, तो हमें छोड़ देना चाहिए, हमारी सजा कम कर देनी चाहिए। बकायदा लिखित में ये कोर्ट के सामने लिख कर देते हैं कि देखिए ये जो सारी जो चीजें की गई हैं, कवायद की गई है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की गई है, पहली बार की गई है, इसलिए माई बाप हमें छोड़ दिया जाए। अभी जो अब जज साहब के सामने आप ये सारी चीज़ें कहते हैं, बचने की जो तमाम जो तरकीबें लगाई गई हैं, इसे गहरा चोट लगता है। और कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि देखिए ये जो पूरा मामला है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बार बार कहा कि बाहर का कोई शख्स कर रहा है, आपको बच्चे को खाना देता है तो आप सिखाते हैं कि आप उनका मत लेना, आप बाहर से अगर कोई टॉफ़ी दे दे, चॉकलेट दे दे, उसके बहकावे में नहीं आना है, चुपचाप स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है और घर आ जाना है। लेकिन घर में बैठा बड़ा भाई, घर का मामा अगर ये सारी चीज़ें कर कर बहला फुसला कर आपके बच्चे को लेकर जाए और किडनैप कर ले, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। अब जो इंदौर की जो जिला कोर्ट है, उन्होंने क्या कहा है, उनका मानना है कि अबोध बालक को भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया गया, उसे खिलाने के बहाने ले गए और पैसों के लिए मार डाला। अपराध करने का तरीका घिनौना है, मुंह में कपड़ा ठूसकर टेप लगाकर निर्ममता पूर्वक बच्चे की हत्या कर दी गई है। अब ये कोई बाहर का शख्स नहीं कर रहा है, कोई आदतन अपराधी भी नहीं कर रहा है। एक प्लानिंग जिस तरीके से आपने देखी, दांत से चबा चबा कर उस सिम को तोड़कर फेंक देना, मतलब वो जानते थे कि अगर हमें पकड़े कैसे नहीं जाना है। बच्चे को बहला फुसलाकर वो दूर लेके चले जाते हैं। तीसरी चीज़, जब उन्हें पता लगता है कि हम पकड़े जाने वाले हैं, किसी बच्चे के साथ सोचिए, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है, सांस नहीं आ रही होगी, टेप लगा दिया गया है, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, उसके बाद आप उस पर चढ़ते हैं, उसका गला दबाते हैं, किसी मछली की तरह वो बच्चा तड़प रहा होगा
और मारने वाला कौन? एक रिश्तेदार। और वही रिश्तेदार कोर्ट में आकर गवाही या दलील देता है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा पहला क्राइम है, मुझे मेरी सज़ा कम कर दी जाए। एक बच्चे को मारने की जिस सज़ा के बाद मारने के बाद आप सोचिए कि आपकी सज़ा कम हो जाए, वो भी इस बेदर्दी के साथ जब आप मारते हैं, पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इन जैसे लोगों में कि कोर्ट के सामने खड़े होकर ऐसी बातें कहें। इसके बाद जो आगे कोर्ट ने क्या कहा, मैं हूबहू जो कोर्ट की जो बयान है वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सुनिएगा ज़रूर। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक हत्या एक सभ्य समाज में गंभीर अपराध है। इस केस में न्यूनतम दंड आदेश आजीवन कारावास है जो कि नियम के रूप में है, जबकि मृत्युदंड उपवाद के रूप में है। मृत्युदंड देने के पूर्व अपराध की भी सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार करना होता है कि क्या आजीवन कारावास को दंड दोष सिद्धि ठहराया गया अपराध के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब देखिए, ये जो कोर्ट की भाषा होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उनका कहना है कि देखिए क्योंकि ऐसे केसेस में आजीवन आप जेल में रहते हैं, लेकिन क्या इस आजीवन की जो जेल में रहने की सज़ा को क्या मृत्युदंड में बदला जा सकता है? तो इसमें कई लोग हामी भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन जो काम इन्होंने किया है वो उसमें आजीवन कारावास या जेल में रहने की सज़ा कहीं से भी सिद्ध या सही नहीं ठहराया जा सकती है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड ही देना चाहिए। अब आगे क्या कहा गया? अपराध की रीति, हत्या करने का तरीका, उसकी भयावहता तथा आरोपी की दुस्साहस ऐसा है जो कि समाज की समग्र आत्मा को आघात पहुंचाता है और मानवता पर कठोरता के साथ यह आजीवन कारावास के दंड अपर्याप्त महसूस होता है। जो बार बार हम कह रहे हैं, एक बच्चे को मारकर अगर आप कोई सोचे कि मुझे सिर्फ आजीवन जेल में रहना है, 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ये चीज़ें कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है। एक बच्चे को मारा गया है, एक उसकी आत्मा के साथ आप सोचिए, उस बच्चा हंसते खेलते हुए क्या होगा कि मुझे सिर्फ खाना खाने को मिलेगा। अब बदले में क्या मिली? उसे एक मौत मिली और एक बेदर्दी के साथ मौत मिली है। अब यहाँ पर कई सारे पुराने केसेस का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि देखिए, एक पुराना जो केस था उसमें उन्होंने कहा कि एक 7 साल का एक बच्चा था जो उसका किडनैप कर लिया जाता है, उसे 5 लाख की फिरौती मांगी जाती है और रुपया जब पैसे नहीं मिलते हैं तो गला घोट कर उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। लाश को टैंक में भरा जाता है और जो बच्चा था वो जिसने हत्या की, जिसने किडनैपिंग की, उसके घर में उसका आना जाना लगा रहता था। तो कहीं ना कहीं जो किडनैपर्स ने उस बच्चे को पहले विश्वास में लिया, उसके साथ उसका विश्वासघात किया, पहले उसे लेकर गए खाने पिलाने के बहाने, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। तब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का विश्वास जीतने के बाद उसकी हत्या करना ये अपने आप में जघन्य अपराध है। इस नज़ीर पर इंदौर के मामले में जो जिला कोर्ट के जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा सुनाई जाती क्योंकि आरोपी रिश्तेदार थे, बच्चे के घर आना जाना था, उसने घर वालों का विश्वास जीतने के बाद ये अपराध किया। समझ रहे हैं आप क्या चीजें हो रही हैं? बाहर का शख्स करता तो शायद सजा कम होती, क्योंकि रिश्तेदार ने किया, एक ट्रस्ट आपने किसी का जीता, बच्चे का, घर वाले का जीता, उसके बाद उस विश्वास का भी कत्ल किया, इसलिए फांसी की सजा दी गई है। अब इस पूरे मामले में एक शख्स है जो बरी हो चुका है। इसमें नाम है हरिओम वागले, इसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इस पर आरोप था कि मोबाइल में का जो सिम जो आरोपी इस्तेमाल कर रहे थे वो हरिओम ने ही दिया था, और लेकिन जब जांच हुई तो कोई ठोस सबूत ऐसे नहीं मिल पाए जिसमें ये इस पर आरोप लगा कि हरिओम ने ही विक्रांत और ऋतिक को सिम दिलवाया था। लेकिन इस पूरे मामले में जो फांसी की सज़ा तो मिल चुकी है, लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं हमारे देश में फांसी की सज़ा मिलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन्हें फंदे में लटका दिया गया है। 2023 का ये हत्याकांड था और सज़ा भी हो चुकी है, 1 साल के अंदर जिला न्यायालय ने सज़ा भी सुना दी है। 2025 आ चुका है ये, लेकिन 300 से ज़्यादा दिन हो भी चुके हैं इस फैसले को, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं वो फंदे पर लटकते हुए नज़र दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं। अब इसमें लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों अब तक डेथ वारंट साइन नहीं किया गया है, क्या इसमें और भी कोई ऐसे दांव पेच है जो आरोपी फंसाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी नई जानकारी हमारे पास अब तक नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ इन पर के फांसी पर लटकने की देर है। अब वो कब लटकेंगे, कब इनके डेथ वारंट पर साइन होगा, ये अभी भी
विचाराधीन है। इस पर कोर्ट ने अब तक कोई नई डेट नहीं सुनाई है, बस ये सुना दिया कि फांसी की सजा है। अब फांसी की तारीख पक्की नहीं की गई है। तो फिलहाल के लिए जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट और जो तमाम जो न्यायालय हैं वो जब ये इस तरीके की टिप्पणी करते हैं कि जब रिश्तेदार का विश्वास का कत्ल कर दें तो उसे कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे जो मामले आते हैं उसमें आजीवन कारावास की सज़ा मुकर्रर की जाती है, लेकिन इस मामले में मृत्युदंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे को विश्वासघात कर कर उसके साथ उसे खिलाने पिलाने के नाम पर उसे ले जाया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मामले और ये जो केस स्टडीज हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि अगर जो कातिल हैं वो जितने भी सोचे कि हम शातिर हैं, कोर्ट में जाने के बाद भी जिस तरीके से जो मामा हैं, जो रिश्तेदार हैं, इन्हें ये लग रहा था कि हम कोर्ट में भी पहुंच गए, अगर कोर्ट में हम ना रोएंगे धोएंगे, अपना जुर्म कबूल कर लेंगे और कहेंगे हम बहुत गरीब हैं, पहला क्राइम है, माँ बाप हमें छोड़ दीजिए, तो हम छूट सकते हैं, हमारी सज़ा कम हो सकती है। तो ऐसी गलत फहमी पालने वाले उन तमाम लोगों के लिए ऐसे केस एक तरीके से उनकी दिमाग की परतें खोलेंगे और बताएंगे कि ये जो केस है, अगर आप सोचते कि आप बच जाएंगे तो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्राइम के लिए हमारे समाज में कहीं भी कोई जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड ही एक आखिरी ऑप्शन है उन लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए जितने भी दर्शक हमें डिकोडिंग शो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी क्राइम स्टोरीज हैं, कुछ क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आएं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसी कौन सी क्राइम कहानियां आप सुनना पसंद करेंगे, जो आप चाहते हैं कि हम दोनों बैठकर उसे डिकोड करें, आसान शब्दों में आपको समझा सकें। तो तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।